नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत और दिल्ली के नरेला से खबर है। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। जी हां, फुटवेयर बनाने वाली फैक्ट्री में ये आग लगी है और दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो भयानक आग लगी है दिल्ली के नरेला में। ये फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, इसी फैक्ट्री में ये आग लगी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि फुटवेयर कि ये फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी है। दमकल की 22 गाड़ियां आग को बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस फैक्ट्री में आग लगी। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठती नजर आ रही है। धुएं का गुबार भी दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं 22 दमकल की गाड़ियां इस वक्त, फायर फाइटर्स की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के नरेला से ये खबर सामने आ रही है और नरेला में ये अग्निकांड हुआ। एक फुटवेयर फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी है, भयानक आग लगी है, जिसको बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो फुटवेयर की कंपनी जिसमें आग लगी है और आप धुएं का गुबार देख सकते हैं किस तरह से काले धुएं का गुबार ऊंचाई तक उठता नजर आ रहा है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस अग्निकांड को लेकर? देखिए, दरअसल आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लग गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहले फायर विभाग की करीब 10 गाड़ियों को मौके पे रवाना किया गया। आग की स्थिति को देखते हुए 22 गाड़ियों को मौके पे रवाना किया गया है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। फायर विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक लगेगा कि पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि अभी भी आग की लपटें जो है वो उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर रबड़ और प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था तो आग उसमें पकड़ी हुई है और उसे बुझाने में काफी मशक्कत का सामना फायर विभाग की टीम को करना पड़ रहा है। फायर फाइटर्स लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। शुक्रिया विवेक आपका इस अपडेट के लिए। तो इस वक्त नरेला से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर फुटवेयर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। दमकल की 22 गाड़ियां आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भारी बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। 4 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही बारिश हो सकती है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे राजधानी दिल्ली में आज सुबह सुबह अचानक मौसम बदल गया और झमाझम बारिश हुई है। कई इलाकों में सुबह सुबह काले बादल देखने को मिले, जिसके बाद अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज बारिश हुई है। तेज बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव की वजह से कई जगहों पर भारी जाम लग गया है। और दिल्ली के आईटीओ से संवाददाता शालिनी वाजपेयी की आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बारिश के बाद क्या हालात हैं यहां पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश सुकून की कम, आफत की बारिश ज्यादा हो जाती है। मैं इस वक्त आईटीओ पर हूं और यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरह से जल जमाव हो चुका है। आईटीओ पर ट्रैफिक की स्थिति देखिए, ट्रैफिक भी जाम हो गया है। हर तरफ जल जमाव दिखेगा आपको, क्योंकि साइड में सड़क पे देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हुई है सुबह और आज आईटीओ पर ये हाल हो गया है। दिल्ली में जरा सी बारिश होती है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर जो सुकून की बारिश कम और ये आफत की बारिश ज़्यादा बन जाती है। और इसी तरह से देखिए लोगों को निकलने में कितनी मुश्किल हो रही है। जिन लोगों को आज सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, जिन बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए आज मुसीबत का दिन भी है। भले ही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन जो दूसरी आफत होती है वो होती है जल भराव की। उसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो निकालने के लिए तमाम तरह के ये देखिए पंप तो लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पानी नहीं निकल पाया है। सुबह आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था और सुबह करीब 5 से 6 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई है। और अभी देखिए इतनी सी बारिश में जल भराव किस तरह से हो चुका है। ये देखिए इस पास की रोड किस तरह से जलमग्न हो गई है। और ये आईटीओ का हाल देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से पानी भरा है। तो दिल्ली के लिए
जो बारिश है वो सुकून की कम होती है, आफत की ज़्यादा होती है, लोगों के लिए परेशानी का सबब ज़्यादा बन जाती है बारिश। और आज सुबह की बारिश से ये हाल जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आईटीओ पर किस तरह से पानी निकालने के इंतज़ाम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम है। इसीलिए तो आज अगर आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर निकलें, क्योंकि आईटीओ के ट्रैफिक जाम में आप फंस जाएंगे। ट्रैफिक जाम भी इसलिए है क्योंकि जल भराव है इस रोड के किनारे। तो आज घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर जरूर निकलें। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सूरत में 3 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है और पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कई जगह हालात बेहद गंभीर हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के बीच कुछ लोग इस कार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सूरत शहर में रविवार शाम 6 बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। कल रिकॉर्ड 24 घंटे में 9.5 इंच बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की कई सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरा इलाका तालाब बन जाने से लोग प्रभावित हुए हैं। दुकानों में भी पानी भर गया है। लोगों को खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। पानी में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। काफी संख्या में लोगों को बाहर भी निकाला गया है। बता दें कि रविवार शाम 2 घंटे में ही 4 इंच पानी बरसा था। उसके बाद रात भर बारिश हुई। सोमवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक 3.5 इंच बारिश हुई, जो मंगलवार को भी जारी रही। आज भी मौसम विभाग ने सूरत और आसपास के इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात के साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचाल और दाहोद जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। और गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ में न सिर्फ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि जानवरों पर भी बड़ा संकट आ गया है। जगह जगह पानी भर जाने की वजह से कई मवेशी पानी में बह गए। आप देख सकते हैं सैलाब में कैसे मवेशी बहते जा रहे हैं। तो इंसान जानवरों के लिए भी ये बाढ़ काल साबित हो रही है, मुसीबत साबित हो रही है। आप देखिए किस तरह से इस सैलाब में जानवर भी बहते नजर आ रहे हैं। बाढ़ ने सूरत जिले के सानिया हिमात गांव को अपने आगोश में ले लिया है। गांव में हर साल बारिश का पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गया है। तस्वीरों से ही बाढ़ की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर तो कई फीट तक पानी भर गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल इसी तरह पानी भरता है, लेकिन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करता। हालांकि सूरत नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि अवैध निर्माण के कारण जल निकासी नहीं हो पाती है। प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर कोई एक्शन नहीं लेता है, जिससे गाँव की ऐसी सूरत नजर आ रही है। और अब आपको सूरत और मांडवी की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। सूरत में सड़कों पर पानी बह रहा है, कई पुलों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां पर बरसात के बाद शहर के अंदर क्या हालात हो गए वो आप देख पा रहे हैं। वहीं गुजरात के द्वारका में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। द्वारका में भारी बारिश के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गुजरात के कई जिलों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के बीच देवभूमि द्वारका में हादसा हो गया। यहां एक 3 मंजिला मकान ढह गया, जिसके चलते मलबे के अंदर 2 से 3 लोग फंस गए। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच गई और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है।
लेकिन रात का समय होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल द्वारका में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर गंभीर हैं। द्वारका के निचले इलाकों के घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया है। अधिकांश इलाकों में अब भी तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मुरैना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सारी सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। क्या सड़क, क्या घर, क्या दुकान, क्या अस्पताल, हर जगह बस पानी ही पानी। पानी के बीच आप लोग अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। पानी के बीच मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। हर तरफ बदहाली की बयां ये तस्वीर खुद कह रही है। वहीं भारी बारिश के बाद मुरैना जिले में सड़कों का ये हाल नजर आया। आम लोग पानी में जूझते नजर आए। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अपने मकान, दुकान से पानी बाहर निकालते नजर आए। घरों में पानी घुसने के बाद गैस सिलेंडर सड़कों पर तैरता नजर आया। आम लोगों का कहना है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जल निकासी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तेज बारिश के साथ आंधी तूफान चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। चलो भीतर में चलो। वहीं कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी तस्वीर सामने आई है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की हैं, जहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 66 पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कुछ ट्रक ड्राइवर के फंसे होने की भी संभावना जाहिर की गई, जिसके बाद भारतीय सेना की मदद से रेस्क्यू चलाया गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी भी कुछ लापता लोगों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस तत्काल कदम उठाती तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी अंजाम दिया जा सकता था। वो जगह पे सर्चिंग चालू है, मगर यहाँ पे क्या है बोले तो यहाँ के लोकल पुलिस क्या कर रहे हैं बोले तो हमें है ना मार रहे हैं। ये करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी 1:30 बजे हुआ, 1:30 बजे तक स्मूथ काम चला ना, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, काम चल रहा है। मगर हर दिन हर टाइम ये आके ये मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं हमें। दरअसल कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बेलगावी जिले में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। और अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक गांव में बुलडोजर एक्शन जारी है। घरों को आखिर क्यों ढाया जा रहा है, मौके पर पुलिस क्यों तैनात है, ये रिपोर्ट देखिए। बरेली के गौसपुर में बुलडोजर फुल एक्शन में है। ये उन लोगों के घर हैं जिन पर आरोप है कि मुहर्रम के दिन इन लोगों ने जिस युवक की पिटाई की थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन ने इनके घरों की पहचान की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि 19 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस नए रास्ते से निकाला जा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। सुबह जब जुलूस की वापसी हुई तो उसमें शामिल कुछ शरारती लोगों ने विरोध करने वालों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे गांव में अभी शांति है और सभी को यह भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह में कोई विश्वास न करे और कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप हमें बताएं। बरेली के शाहपुर थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने पहले आरोपियों के घर पर निशान लगाए, फिर 8 घरों को तोड़ दिया गया, क्योंकि ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया था कि जब तक घर नहीं तोड़े जाएंगे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बुलडोजर चलने के बाद तेजपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन गाँव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बाइक की टक्कर से एक कांवरिया की मौत हो गई, 2 कांवरिये घायल हो गए। हादसा मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ, जहां थकान दूर करने के लिए कुछ कांवड़िए रोड किनारे बैठ गए। इनमें से 2 कांवड़िए सड़क के किनारे सो गए, जिन्हें एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और दिल्ली निवासी अमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में सनी नाम का कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है।
हादसे में दीपांशु को हल्की चोट आई है। ये सभी कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे थे। इस घटना को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि कांवड़िए खुद मोटरसाइकिल से दिल्ली जा रहे थे और उनकी बाइक मुजफ्फरनगर के मंगलोर थाने इलाके में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि पुलिस ने जानकारी दी है कि ये टक्कर किसी बाइक सवार ने मारी है और मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। सावन के महीने में कांवड़ रूट पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई बार थकान की वजह से वो रास्ते में ही रुक जाते हैं और इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एक आतंकी को ढेर किया है। कल से ही जारी थी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना को मिली थी आतंकियों के छिपे होने की खबर। एनकाउंटर में सेना का एक एनसीओ घायल। प्रचंड प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में त्रिमुखा टॉप पर आतंकियों के होने की जानकारी मिली। इसके बाद उस इलाके को घेर लिया गया है। मौके पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छिपे हुए आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग भी की गई, जिसका जबरदस्त जवाब दिया गया। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। अंधेरे में ऑपरेशन में मुश्किल होने के बावजूद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा है। पिछले हफ्ते भी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। द्रोड़। इस बीच पुंछ के कृष्णा घाटी में घुसपैठ विरोधी अभियान में घायल जवान सुभाष चंद्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मंगलवार तड़के एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान मुठभेड़ में लांस नायक सुभाष चंद्र घायल हो गए थे और फिर देर शाम उनके शहादत की खबर सामने आई। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, देखिए खबर। पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है, ताकि ये पता चल सके कि उसके भारत आने के पीछे क्या प्लान था। अमृतसर के राजातल के पास पाक भारत सरहद पर जैसे ही बीएसएफ की नजर इस पर पड़ी, उसे घेर लिया गया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई। पाकिस्तानी नागरिक के पास से एक मोबाइल फोन, पाकिस्तानी पहचान पत्र और 500 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी मिली है। बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर अपने पेशेवर कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। अब पुलिस की जांच के बाद खुलासा होगा कि उसने किस मकसद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघी है। पंजाब के अमृतसर और तरन तारण से लगने वाली पाकिस्तानी सीमा पर इस तरह की गतिविधियां पहले भी होती रही हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार गिराने की साजिश रची गई है, जिसमें चीन के हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि इन तमाम साजिशों का बीएसएफ पर्दाफाश करती रही है। आज ओडिशा के बालासोर से मिसाइल परीक्षण किया जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन ने 10 गांव के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रक्षा सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में मिसाइल परीक्षण के लिए आवश्यक रेंज की तैयारी पूरी कर ली है। बालासोर जिला प्रशासन ने आज निर्धारित मिसाइल परीक्षण से पहले लॉन्च पैड के 3.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 10 गाँव के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। मिसाइल परीक्षण आईटीआर के लॉन्च पैड नंबर 3 से किया जाएगा। राजस्व अधिकारी ने बताया कि परीक्षण रेंज में आने वाले निवासियों को पास ही बने अस्थायी राहत शिविर में स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने एक घोषणा के जरिए इन गांव के लोगों को बुधवार सुबह 4 बजे तक अपने घर छोड़ने को कहा था और लॉन्च समाप्त होने के बाद वापस लौटने की घोषणा होने तक शिविर में रहने के लिए कहा है। लोगों की मदद के लिए हर राहत शिविर में कम से कम 10 सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। वर्तमान में एक दिन की अस्थायी शिफ्टिंग के लिए प्रत्येक वयस्क को 300 रुपए का मुआवजा दिया जाता है, जबकि प्रत्येक नाबालिग को भोजन के लिए 75 रुपए के अलावा 150 रुपए मिलते हैं। शिविर में रिपोर्ट करने के बाद मुआवजे की राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। और बात नीट यूजी की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नई मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नीट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि गड़बड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नीट यूजी के असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। वहीं अदालत का ये फैसला एनटीए और केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो आलोचना झेल रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से दोहराया कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट आएगी और काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट 1-2 दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा। वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, अच्छा हमारी भरोसा भी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता की क्या राय है और विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अदालत में जिन याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की अपील की थी, उन्होंने जांच एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार ने एनटीए को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए। अगर अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया होता तो ये फैसला देश के लिए एक नजीर बनता। लगता है जांच एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच के जो तथ्य थे वो सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखे होंगे, क्योंकि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है और सरकार एनटीए को बचाना चाहती है। अदालत के फैसले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। इस चीज का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फेस लॉस, एक जो ट्रस्ट होता है ना जी पूरे देश के स्टूडेंट्स का, वो इस सरकार के ऊपर बिल्कुल खत्म हुआ है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद एनएसयूआई भी सड़क पर उतरी थी। संगठन ने कहा कि एनटीए सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी सवालों के घेरे में है। और भी तमाम पेपरों में सीयूटी में भी है, नेट के पेपर का आपके सामने है। तो मेरी सरकार से मांग है इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए। और अब खबर है कल पेश हुए आम बजट की। संसद में बजट पर आज से शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय तय हुआ है। वित्त मंत्री 30 जुलाई को देंगे बजट पर बहस का जवाब। $7 to 10 lakh rupees, 10%. वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों की डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 3.25 घंटे का समय आवंटित किया गया है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस को 2 घंटे 20 मिनट का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम करेंगे। इस बीच बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आज संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस और डीएमके ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश में सरकार की अगुवाई कर रहे नेताओं की पार्टियां एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी हैं और कल पेश किए गए बजट में इन राज्यों का खास ख्याल रखा गया है। इस बजट में बिहार की सड़कों पर सरकार का खास फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के लिए 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जिनके नाम है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक अतिरिक्त पुल बनेगा। गया को औद्योगिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपाद मंदिर और बोधगया का महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और राज्य में कई मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में आंध्र प्रदेश का भी भरपूर ख्याल रखा है। उसे 50,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजधानी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। रायलसीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र को विकसित किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर में और वाकल क्षेत्र को फंड मिलेगा। सरकार और विपक्ष ने इस बजट का अपने अपने नजरिए से विश्लेषण किया है। बजट के बारे में क्या है बड़े नेताओं की राय, ये सुनिए। ये बजट
समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। तो यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज द डार्क एंड डार्क। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। और टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बजट से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने राहुल गांधी के बजट पर दिए बयान का भी जवाब दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि ये श्रेय लेने वाला बजट है, ये कुर्सी बचाओ वाला बजट है, ये कॉपी पेस्ट वाला बजट है। इस पर आपका रिएक्शन? स्वाभाविक है, विपक्ष में होने के नाते उनको आलोचना तो करनी है, लेकिन जब मैं ये आलोचना देखता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि जरूर ये बजट बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि श्रेय लेने वाला बजट है। आखिर अगर श्रेय लेने वाला बजट है, यानी बजट अच्छा ही होगा जो हमें श्रेय मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र के हिस्से आपने अपने इस बजट में शामिल कर दिए हैं, कॉपी पेस्ट वाला ये बजट कह रहे हैं वो। अगर उनको अर्थव्यवस्था की थोड़ी भी समझ होती तो वो ये बेबुनियाद बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके बजट में तो उन्होंने डोल्स देने की बात की थी, भत्ते देने की बात की थी। हमारा बजट कौशल विकास के साथ रोजगार को उत्पन्न करने का काम करता है, तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस बार रेलवे को पहले से ज्यादा पैसा मिला है। रेलवे के लिए आज के बजट में ऐतिहासिक एलोकेशन है। 2,62,200 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन रेलवे के लिए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। अगर आप देखेंगे 2014 के समय करीब करीब दिस नंबर यूज्ड टू बी ओनली अबाउट 35,000 करोड़ रुपीस। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में। आज एक नए लेवल पे, एक बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। तो ओवरऑल जो रेलवे की डायरेक्शन है, सेफ्टी फर्स्ट, कंफर्ट पैसेंजर्स का, मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, उस सब को ध्यान में रखते हुए बजट है। और विपक्ष ने इस बजट को सरकार बचाओ बजट कहा है। विपक्ष के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चुनावों से पहले जो अंतरिम बजट पेश हुआ तब ये कहा गया कि ये चुनावी बजट है, और अब इस बजट को लेकर कहा जा रहा है कि ये सरकार बचाओ बजट है। ये जो आरोप लग रहा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी आपको दिखती है या इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये विपक्षियों का आरोप है, चूंकि आलोचना करनी है इसलिए कहा जा रहा है सिर्फ। देखिए, आलोचना के लिए आलोचना करना तो आजकल कांग्रेस पार्टी का धर्म बन ही गया है। हम ओलंपिक में मेडल लेकर के आए उसकी बात करूं, या हम चांद पर पहुंचे उसकी बात करूं, जब कभी भी भारत किसी विषय पर अपनी उपलब्धि पर गर्व कर सके। देखिए, कोविड के बाद की उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह का बेहतरीन जो है आर्थिक प्रबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया और उसके जो परिणाम देश को मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि विश्व के आर्थिक जगत में है। और ऐसे समय में इसके अतिरिक्त कोई और टिप्पणी उनके स्वभाव को देखते हुए, उनके चरित्र को देखते हुए, उनके इतिहास को देखते हुए और किसी टिप्पणी की अपेक्षा क्या आप कर सकते थे?
संसद में पेश हुए आम बजट को लेकर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि बजट बहुत ही अच्छा और संतुलित है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा और बहुत बैलेंस्ड बजट है। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के ऊपर फोकस किया गया है। लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है और 11 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट भी घोषित हुई है, और शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत थ्रस्ट रहा है। और मुझे लगता है कि इन दोनों से इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारे सेक्टर में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के आधारित 3 करोड़ से अधिक घर बनने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है, और आगे जाके ओवरऑल ये बजट इकोनॉमी को काफ़ी मदद करेगा। इसमें काफ़ी फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। उसके अंदर मैं श्योर हूँ कि कुछ स्टेप्स एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने लिए होंगे, और जैसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री के तरफ स्टेप्स लिए जाते हैं वैसे ही ग्रीन कवर बढ़ता है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। और किसान संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आज किसान नेता अपनी मांगों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। एमएसपी और नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच आज किसान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सुबह 11 बजे होगी। 7 किसान नेता करेंगे मुलाकात। किसानों की निजी विधेयक लाने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 अगस्त से 15 सितंबर तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है और 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। किसान 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर कूच करेंगे, जहां पहले से किसान धरने पर हैं, और इसी दिन आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे। हालांकि दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर पर कड़ी चौकसी होने की वजह से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान नहीं किया है। किसान इस बात से भी नाराज है कि हरियाणा में हुए आंदोलन के दौरान ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है, जबकि इस आंदोलन में 400 से ज्यादा किसान जख्मी हुए थे। किसान अपनी मांगों के साथ यूपी के संबल, हरियाणा के जींद, पीपली में भी रैली करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सावन के महीने में लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रत्येक लाडली बहनों के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए से ज्यादा धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए खुशखबरी दी। अब प्रत्येक लाडली बहनों के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि हर माह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। सीएम मोहन यादव ने सावन माह में लाडली बहनों को ये उपहार देने की घोषणा की है। इस वर्ष के सावन के महीने में हमारी अपनी लाडली बहनों की दृष्टि से सबको 250 रुपया प्रति बहन 1 तारीख के दिन डालेंगे। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के दिन इसमें 250 रुपए बढ़ा दिए, जिससे अब इस योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं को 1250 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। अब सावन में एक बार फिर से सीएम मोहन यादव की ओर से लाडली बहनों की मौजूदा राशि में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई है। और बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय देने वाले बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घिर गई हैं। अब तक विरोधियों के निशाने पर रही ममता के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने भी आपत्ति जताई है और एक नोट भेजा है। होता है बांग्लादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसमें ममता ने कहा था कि वे हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार हैं। पड़ोसी देश ने इस मामले को लेकर नई दिल्ली को एक आधिकारिक नोट भेजा है। दरअसल 21 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में कहा था, अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो वो उन्हें शरण देंगी। ममता ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन की नीतियों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप गोलीकांड में सीक्रेट सर्विस चीफ का इस्तीफा हो गया है। किम्बर्ली चीटल ने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप मामले में चीटल ने सीक्रेट सर्विस की चूक मानी।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले में सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चिटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमले के बाद से किम्बरली पर इस्तीफा देने का चौतरफा दबाव था। इस्तीफे की जानकारी देते हुए किम्बरली ने ईमेल में लिखा कि मैं सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। हाल की घटनाओं के मद्देनजर भारी मन से मैंने निदेशक के पद से इस्तीफा देने का कठिन निर्णय लिया है। किम्बरली ने माना कि ट्रंप पर हमला एजेंसी की नाकामी थी। हालांकि उन्होंने ट्रंप पर हुए हमले के 10 दिन के बाद इस्तीफा दिया है। किम्बरली ने एक दिन पहले ही सांसदों के सामने स्वीकार किया था कि सीक्रेट सर्विस ने दशकों में ऐसी गलती की है। ट्रंप पर हमले के बाद से ही किम्बरली के इस्तीफे की मांग उठने लगी थी। इजरायल हमास युद्ध लगातार चल रहा है। इजरायल को जहां अमेरिका और पश्चिम देशों की ओर से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब चीन भी मैदान में उतर आया है। चीन ने हमास और उसके कट्टर दुश्मन फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठनों के बीच समझौता करा है। गजा में युद्ध के बीच एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फतह और हमास सहित 14 फिलिस्तीन समूहों ने चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में हिस्सा लिया। आपसी मतभेदों को खत्म करने और फिलिस्तीनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले 3 दिन प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका अदा की। दरअसल चीन ऐतिहासिक रूप से जंग में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखता आया है। चीन एक आजाद फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो जंग खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आह्वान भी कर चुके हैं। चीन ने फिलिस्तीन में सौर ऊर्जा स्टेशन बनाने के लिए 2016 में 63 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। जून 2023 के बाद से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 5 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। इस साल जनवरी में इजरायली सेना ने आरोप लगाया था कि हमास जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से ज्यादातर चीन में बने हैं। चीन फिलिस्तीन का समर्थन कर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को टक्कर देकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। साथ ही ताइवान से अमेरिकन फोकस को भी चीन हटाने की कोशिश कर रहा है।